नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। हिंसा के बाद बिहार में शाह नवमी के दिन देश के कई राज्यों से हिंसा की व्यापक घटनाएं सामने आई हैं और शाह अब बिहार में हैं। उनका दौरा रद्द नहीं किया गया है। बताया जा रहा था, पहले ऐसी खबरें थी कि अमित शाह का दौरा हिंसा के बाद रद्द कर दिया गया, लेकिन शनिवार की शाम ही पटना अमित शाह पहुंचे। इनमें से अधिकांश जगहों पर जहां हालात नियंत्रण में आ चुके हैं, वहीं कुछ जगहों पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार के 2 जिले अभी भी इस हिंसा की आग में धधक रहे हैं। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और उनकी बड़ी रैली होने जा रही है। राजधानी पटना शाम को ही अमित शाह पहुंच गए थे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा है। पहले खबरें थी कि उनके दौरे को रद्द कर दिया जाएगा। हिंसा के बाद जिस तरीके से घटनाएं वहां पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन उनके दौरे को रद्द नहीं किया गया और देर शाम पटना पहुंचे अमित शाह और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से पटना सहित कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली, तो वहीं कहा जा रहा था कि अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन देर शाम ही वो पहुंच गए वहां पर। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा है। शाह के कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अमित शाह अब एसएसबी के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले हैं। ताजा जानकारी के अनुसार उनका एसएसबी मुख्यालय जाने का प्रोग्राम रद्द किया गया है। पटना की दीघा में एसएसबी का मुख्यालय है। तय कार्यक्रम के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्हें पहुंचना था आज मुख्यालय के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए। वहीं से गृह मंत्री एसएसबी के 9 नए प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन भी करने वाले थे, लेकिन अब अमित शाह वहां पर नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह जिस भवन का भूमि पूजन करने वाले थे, उसके लिए अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। इसी वजह से गृह मंत्री ने एसएसबी में जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। शनिवार की शाम को अमित शाह पटना पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा समेत कई बीजेपी नेताओं ने शॉल ओढ़ाकर और फूल देकर स्वागत किया। वहां से केंद्रीय मंत्री एक होटल में गए, जहां रात्रि विश्राम किया गया। रात में मिशन बिहार और खासकर लोकसभा चुनाव में टारगेट 36 को लेकर अमित शाह ने बिहार के नेताओं के साथ मंथन किया। मिलने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी शामिल थे। आज अमित शाह नवादा जाने वाले हैं। नवादा में उनकी रैली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। इसी के तहत नवादा में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकेंगे। अमित शाह बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में जाएंगे। वहां पर कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी की सत्ता में वापसी को लेकर मंत्रणा भी करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। उनको दौरे को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और वहीं आपको बता दें कि हिंसक घटनाओं के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। सासाराम में हिंसा के बाद माहौल बिगड़ा तो बीजेपी ने अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम रद्द किया। तो वहीं एक तरफ जहां बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ जदयू की ओर से लगातार अमित शाह पर निशाना भी साधा जा रहा है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा अब अमित शाह के समर्थन में उतरे। उन्होंने भारत के सम्मान से उन्हें जोड़ा है और जदयू नेता के बयान पर पलटवार कर दिया है। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू नेता के उस बयान पर जवाब दिया, जिसमें जेडीयू के एक नेता ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह डर गए हैं और इसके लिए उन्हें सासाराम की रैली को कैंसिल करनी पड़ी। इसी पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, भारत का गृह मंत्री डर कैसे जाएगा? ऐसा कहीं होता है क्या? ये भारत के सम्मान का सवाल है। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है? पार्टी से अलग वो देश के गृह मंत्री हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार और जदयू को नसीहत दी और कहा कि आपका विषय है, आप देखें आखिर ऐसा माहौल कैसे बन गया। जब कोई त्योहार सफल हो तो आप पीठ थपथपाते हैं और फिर जिसकी जिम्मेदारी किसकी है? बता दें, सासाराम में माहौल बिगड़ा तो बीजेपी ने अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल किया। बीजेपी ने प्रशासनिक विफलताओं का हवाला दिया, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने
बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के कारण गृह मंत्री अमित शाह की रैली रद्द नहीं हुई। बीजेपी की तैयारी वहां पूरी नहीं हुई होगी, लोग नहीं आ रहे होंगे, लोगों का विश्वास कम हुआ है, इसलिए बीजेपी ने वहां अपना कार्यक्रम रद्द किया होगा। तो आपको बताते चले कि अमित शाह की आज नवादा में रैली है और शनिवार को देर शाम अमित शाह पहुंचे हैं पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवादा जिले के हिसुआ में बीजेपी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने वाली हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं ने रैली को लेकर पूरी तैयारियां की हैं। दक्षिण बिहार में इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता जी जान से जुटे हुए हैं। बिहार में इन दिनों बीजेपी का लोकसभा वार सम्मेलन चल रहा है। इसी को लेकर नवादा लोकसभा सीट पर अमित शाह की रैली आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह राम नवमी के दिन साउथ बिहार के दो अन्य जिले सासाराम और बिहार शरीफ में भड़की हिंसा को लेकर मौजूदा महागठबंधन सरकार पर तीखा हमला भी बोल सकते हैं। उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार खास तौर पर होंगे, क्योंकि गृह विभाग का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दौरे पर पहुंचे हैं। वह पहले रायपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, इसके बाद अकबरपुर में एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए वो पहुंचे। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जनता का ध्यान भटका रही है। छुट्टा मवेशियों पर कहा कि इटावा में मैंने लायन सफारी बनाई थी, बीजेपी प्रदेश में सांड सफारी बनाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, 100 में से केवल 4 लोग ही बेरोजगार हैं। ये दावा जनता के साथ धोखा है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने के दावे पर कहा कि कौन इसे मानेगा। इन्वेस्टर समिट पर कहा कि बीजेपी कहती है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, इसके लिए 32% ग्रोथ रेट चाहिए। निवेश के लिए जो धन सरकार को लाना था वो नहीं आया। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका की कंपनियों ने 200 करोड़ रुपए निवेश किया है। सरकार से मांग की गई है कि कानपुर में अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों की मदद करें। अखिलेश ने पुलिस कस्टडी में बलवंत की पीटकर हत्या किए जाने व मड़ौली गांव में मां बेटी की जलकर मौत की घटना का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता अवैध निर्माण करा रही हैं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया था, इसके बाद भी नगरीय क्षेत्रों की सफाई का स्तर नहीं बदला, न ही सरकार की नीयत साफ हुई। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि तमाम टैक्स लेकर जनता का शोषण किया जा रहा है। कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कानपुर देहात में अखिलेश यादव पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 2024 चुनाव पर भी अखिलेश ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अन्याय और अत्याचार करने की राजनीति बीजेपी करती है। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में हारेगी। तो वहीं अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने भी सत्ता पाने के लिए अखिलेश यादव की आत्मा को भटकना बता दिया है। अब यूपी की जनता ने सपा को उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ब्रजेश पाठक ने भी ये दावा किया। बता दें, अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे थे और वहां उन्होंने बीजेपी की यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जनता दुखी है, 2024 के लोकसभा में बड़ा बदलाव दिखाई देगा और बीजेपी यूपी में हार जाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है। कानपुर देहात में बुलडोजर से मां बेटी की जान चली गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कानपुर में ही बलवंत सिंह की हत्या पुलिस ने कर दी, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। बयान के मुताबिक एक अन्य कार्यक्रम में कानपुर देहात में सपा के दिवंगत नेता सुखदेव पाल की प्रतिमा के अनावरण के बाद संबोधित करते हुए अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में स्थायी डीजीपी नहीं है, इसी वजह से खुलेआम पुलिस अन्याय और भ्रष्टाचार कर रही है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के रिटायर होने के बाद यूपी सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस राजकुमार विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया। उनका सर्विस पीरियड 31 मई 2030 तक ही
23 तक ही बचा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बदलाव होगा तब बीजेपी के भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन होगा। सब रिकॉर्ड में दर्ज है, वक्त बदलेगा तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, जमीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के। तेलंगाना में साइबराबाद पुलिस ने एक बड़े डेटा चोरी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद पुलिस को उसके पास से 66.9 करोड़ लोगों और फर्मों का डेटा मिला है। ये डेटा 104 कैटेगरी में देश के 24 राज्यों और 8 मेट्रोपॉलिटन शहरों का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स एक निजी और गोपनीय डाटा को अवैध तरीके से निकालता है, जिसके बाद उसे बेच देता है। इस शख्स के पास बायजूस और वेदांतु के स्टूडेंट्स का भी डेटा था। इससे इतर शख्स पास 8 मेट्रो शहरों में कैब इस्तेमाल करने वाले 1.84 लाख लोगों का डेटा भी मौजूद था। इतना ही नहीं, शख्स के पास से 6 शहरों और गुजरात के 4.5 लाख नौकरी पेशा लोगों का डेटा भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास कई बड़ी फर्मों का डेटा बरामद किया गया है। इसके मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विनय भारद्वाज के रूप में हुई है। आरोपी अपना नेटवर्क हरियाणा के फरीदाबाद से इंस्पायर वेब जेड नाम की वेबसाइट के जरिए चला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी क्लाउड ड्राइव लिंक्स के जरिए अपने क्लाइंट्स को डेटा बेचता था। उसको ये डेटा आमिर सोहेल और मदन गोपाल से मिला था। तो बता दें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने एक बड़े डेटा चोरी करने वाले नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। भारद्वाज को इस दौरान विनय भारद्वाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने देश के 24 राज्यों और 8 महानगरों के 66.9 करोड़ व्यक्तियों को निशाना बनाया। तो वो संगठनों के व्यक्तिगत और गोपन डेटा की चोरी करने और रखने और बेचने में शामिल था। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप, सरकारी, निजी संगठन और व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी वाली 104 श्रेणियों की डेटा जब्त की है। अधिकारियों ने कहा कि 8 मेट्रो शहरों के 1.84 लाख कैब उपयोगकर्ताओं की डेटा और 6 शहरों और गुजरात राज्य के 4.5 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों के डेटा के साथ साथ छात्रों के व्यक्तिगत और गोपनीय डेटा की चोरी, खरीद, धारण और बिक्री कर रहा है। पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि आरोपी विनय भारद्वाज के पास एजुटेक संगठनों के छात्रों का डेटा है और जीएसटी, विभिन्न राज्यों के सड़क परिवहन संगठन, प्रमुख इको कॉमर्स पोर्टल जैसे प्रमुख संगठनों के उपभोक्ता ग्राहक डेटा भी रखता है। प्रयागराज से अशरफ को ले जाने आई पुलिस 18 घंटे बरेली में गुजारकर बेरंग लौट गई। अशरफ को ले जाने के लिए फिलहाल कोई तारीख तय की जाएगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, इस पर संशय बरकरार है। दोपहर शुक्रवार के बाद प्रयागराज पुलिस प्रिजन वैन लेकर अशरफ को ले जाने बरेली जिला जेल, केंद्रीय जेल 2 परिसर में पहुंची थी। वहां पर अशरफ का प्रोडक्शन बी वारंट और सीजीएम प्रयागराज कोर्ट का आदेश सौंपा था। इसके बाद टीम ने सुबह अशरफ को ले जाने की इच्छा जताई थी। जेल प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी और टीम पुलिस लाइन चली गई। सुबह पुलिस टीम अशरफ को लेने जेल पहुंची ही नहीं। शाम को जब वो तय हुआ कि अशरफ को नहीं ले जाया जाएगा तो उसके वकील विजय मिश्रा भी प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।
भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। अजीत डोभाल महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। बता दें, अजीत डोभाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसकी वजह से उनके आने के दौरान उज्जैन में खास सुरक्षा के इंतजाम हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उज्जैन सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आराम करने के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर उन्होंने महाकाल का पूजन किया और फिर हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव मंदिर गए। उज्जैन में ही रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 4 बजे वे भस्म आरती में शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें, अजीत डोभाल ने गर्भगृह के द्वार पर ही महाकाल के सामने मत्था टेका और फिर नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का जाप किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कुछ देर नंदी हॉल में बैठे और फिर श्री महाकाल लोक के लिए रवाना हुए। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च महीने में जॉबलेस रेट बढ़कर 7.80% पर आ गई है, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले महीने फरवरी में बेरोजगारी दर 7.45% रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यानी कि CMIE ने 1 अप्रैल को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। तो आपको बताते चले कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी दर बढ़ने से देश का बुरा हाल हो गया है। 7.80% पर जॉबलेस रेट आ गया है। आपको ये भी बताते चले, CMIE ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसकी वजह से पता चला है कि भारत में बेरोजगारी दर 3 महीने के उच्च स्तर पर आ गई है। 7.80% पर जॉबलेस रेट आ चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस डेटा के मुताबिक मार्च में भारत में बेरोजगारी रेट तेजी से बढ़ी है, जो 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। ये बेरोजगारी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत समेत ग्लोबल स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। कई दिग्गज कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल चुकी हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% हो गई, लेकिन जनवरी में घटकर 7.14% रह गई। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में फिर से बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ और ये बढ़कर 7.45% हुआ। वहीं मार्च के नए डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.8% के उच्च स्तर पर है। तो बेरोजगारी दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। CMIE के डाटा के मुताबिक मार्च में भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.4% तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण एरिया में बेरोजगारी 7.5% है। CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास ने PTI से कहा है कि मार्च 2023 में भारत का लेबर मार्केट खराब हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है देश में बड़ी छंटनी है, जो 39.8% है। मार्च के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में है, 26.8% यहाँ दर बताई जा रही है। इसके बाद राजस्थान में 26.6%, जम्मू और कश्मीर में 23.1%, सिक्किम में 20.7%, बिहार में 17.6% और झारखंड में 17.5% पर यह दर पहुंच चुकी है। भारतीय क्रिकेट के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुजरात के जामनगर में आज आखिरी सांस ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे। दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 1960 में दुर्रानी को अर्जुन अवार्ड का खिताब दिया गया था। दुर्रानी ने भारत की ओर से कुल 29 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 1202 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 75 विकेट लेने में भी वो सफल रहे। तो आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है। आज उन्होंने अंतिम सांस ली।
राजधानी दिल्ली में बीती रात तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी जमकर बारिश देखने मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रह सकता है। 5 अप्रैल तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश के साथ तूफान की संभावना है। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भी इस हफ्ते बारिश से मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक नया ट्रफ दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में है। आने वाले दिनों में इसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम अच्छा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे काफी परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। आईएमडी के नए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 अप्रैल तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से भारी बारिश होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।